बच्चों, लो मैं फिर आ गई लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। गतिविधियां लेकर आए हैं भर भर झोली। सुनेंगे कहानी, करेंगे बातें और हंसी ठिठोली। तैयार है बच्चों की टोली? तो शुरू करते हैं चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, देखते हैं कहानी से संबंधित एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलो देखें चित्र। तो बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें क्या दिख रहा है? अरे, इसमें तो अलग अलग तरह की पगड़ियां दिखाई दे रही हैं और इनकी आंखें भी हैं जो एक दूसरे को देख रही हैं। लेकिन वे एक दूसरे को क्यों देख रहे होंगे? क्या वे आपस में बातें कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये पगड़ियां एक दूसरे को उन सब लोगों के बारे में बता रही होंगी जिनके सर पर ये बैठी होंगी। अच्छा, जरा सोचो, इस चित्र को देखकर क्या लगता है? कहानी का नाम क्या होगा? पगड़ियों की बातें या रंग बिरंगी पगड़ियां? चलो देखते हैं। कहानी का नाम है अनोखा संसार। इस कहानी को लिखा है मंजू गुप्ता ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं अजंता गुहा ठाकुरता ने। चलो कहानी पढ़कर देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। राजस्थान के गांव में हर साल सीताबाड़ी का मेला लगता है। इस साल मेले में लालचंद ने पगड़ियों की दुकान लगाई। उसने बेचने के लिए तो राजस्थानी पगड़ियां रखी, पर दुकान को देश भर में पहने जाने वाली दूसरी पगड़ियों से भी सजाया। अच्छा, तो ये पगड़ियां लालचंद के दुकान की हैं। तरह तरह की पगड़ियों की वजह से इस दुकान की बातें सभी जगह हो रही थी, मेले में भी और आसपास के गांव में भी। तरह तरह की पगड़ियों को देखकर लोग अचरज में थे। धीरे धीरे रातें गहराने लगी। झूले और मिठाइयों की दुकानें भी बंद होने लगी। लालचंद भी अब थक चुका था। उसने पगड़ियों की दुकान बंद की और सोने चला गया। अब पगड़ियां बिल्कुल अकेली थी, तो चल पड़ा आपस में परिचय का दौर। वाह, तो हमारा अंदाजा सही निकला। ये सब पगड़ियां आपस में बातें करती हैं। चलो देखें जरा क्या बातचीत हो रही है इन सब के बीच। राजस्थानी पगड़ी ने कहा, रंगों से भरी मैं, फर फर उड़ी मैं, राजाओं की आन रही हूं और सभी की शान रही हूं। अरे वाह, मजा आ गया पढ़कर। इसे एक बार और पढ़ा जाए। रंगों से भरी मैं, फर फर उड़ी मैं, राजाओं की आन रही हूं और सभी की शान रही हूं। बढ़िया है ना? पंजाब की पगड़ी ने नाचते गाते हुए कहा, बल्ले बल्ले, सरदार की पगड़ी मतवाली, भंगड़ा मेरे बिना है खाली। बिल्कुल सही। आखिर पगड़ी ना हो तो भंगड़े का तो कोई मजा ही नहीं है। अब सबसे अलग दिख रही सुंदर सजीली पगड़ी की बारी थी। उसने कहा, मैं हूं दूल्हे की पगड़ी, मुझे न समझो अगली पगली। मैं दूल्हे की शान हूं और बारात की जान हूं। फिर आई एक लंबी पगड़ी की बारी। 9 हाथ मेरी लंबाई, खेती हरों की शान बढ़ाई। पहने मुझे देश भर के किसान, बढ़ा देती हूं सबकी शान। सभी पगड़ियां उसकी लंबाई देखकर
आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती रह गई। अब आखिरी पगड़ी, जो बड़ी देर से टुकुर टुकुर सबको देख रही थी, वो मुस्कुराई और बोली, मोटा मोटा मेरा सेठ, तोंद निकल कर जाता लेट। पहचाने हैं मुझे सभी, मैं हूं मारवाड़ी की पगड़ी। आधी रात बीत चुकी थी, पर पगड़ियां अभी भी अपनी बातों में इतनी मस्त कि उन्हें समय बीतने का आभास ही नहीं हो रहा था। पूरा मेला सो चुका था, पर पगड़ियों की दुकान से बतियाने की आवाजें अभी भी आ रही थी। फिर सुबह हो गई। लालचंद सोकर उठा और दुकान का पर्दा हटा दिया। धीरे धीरे बच्चों की भीड़ दुकान के सामने इकट्ठी हो गई। लालचंद, पगड़ियां और बच्चे सभी बहुत खुश थे। कहानी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इस कहानी को पढ़कर मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, जिन पर मैं आपसे चर्चा करूंगी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए कुछ सवाल, और वो है, इन पगड़ियों की बातें सुनकर आपको कौन सी पगड़ी लेने का मन कर रहा है और क्यों? अगर मैं बताऊं तो मुझे तो राजस्थानी पगड़ी पसंद है, क्योंकि ये रंग बिरंगी है और राजाओं की शान रही है। आपकी सबसे पसंदीदा पगड़ी कौन सी है? अच्छा, दूसरा सवाल जो मेरे मन में आया वो ये कि यदि आप पगड़ी होते तो आप अपना परिचय कैसे देते? मैं पता है क्या बोलती, रंग रंगीली छैल छबीली, मैं हूं सबकी जान, मुझे पहनते हर दिन बच्चे बूढ़े और जवान। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा, आपको याद है कहानी में एक शब्द आया है, बतियाना। जानते हो इसका मतलब? कहानी से तो अंदाजा लगा ही लिया होगा। बतियाना मतलब एक दूसरे से खूब ढेर सारी बातें करना। जैसे सोहन और उसके दोस्त हर शाम बस बैठ के एक दूसरे के साथ बतियाते रहते हैं। या फिर साक्षी और नीलम को तो बस मौका चाहिए एक दूसरे के साथ बतियाने का, यानी एक दूसरे के साथ बातें करने का। अरे, इससे मुझे याद आया, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी भी एक सहेली थी। उसका नाम था राधिका। हम दोनों को एक दूसरे के साथ बतियाना बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही हमारी टीचर क्लास से बाहर जाती थी, हम बतियाना शुरू कर देते थे। जैसे ही खाने की छुट्टी होती थी, हम फिर बतियाना शुरू कर देते थे। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी, हम फिर बतियाना शुरू कर देते थे। हम एक दूसरे के साथ इतनी बातें करते थे कि लोगों ने हमें सीता और गीता कहना शुरू कर दिया था। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। आज हम एक खेल खेलेंगे। खेल का नाम है आवाजों को जोड़ो और शब्द बनाओ। इस खेल में मैं कुछ आवाजें बोलूंगी और आपको उन्हें जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे ब, क, री। इन्हें जोड़ने से क्या बनेगा? बिल्कुल सही, बकरी। इसी तरह शे और र, बताओ क्या बना? सही कहा, शेर। और बनाते हैं लो, म, ड़ी। अब बताओ हाँ क्या बना? लोमड़ी। बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ही करना है। ख, र, गो, श। बताओ इन्हें जोड़ने से क्या बनेगा? बिल्कुल सही बच्चों, खरगोश। अच्छा, एक और, भा और लू को जोड़ दिया जाए तो बताओ क्या बनेगा? सही कहा, भालू। अच्छा, एक और, प और ग, ड़ी को जोड़ा तो क्या बना? पगड़ी। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। चलो
एक मजेदार खेल और खेलते हैं। आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ आपने पिछले एपिसोड में देखे हैं और कुछ नए होंगे, जैसे स, द, ल, म। अब इनमें कुछ मात्राएं जोड़ते हैं, मात्रा आ और मात्रा ए। पहले अक्षरों को मात्रा आ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। सा, दा, ला, मा। अब अक्षरों को मात्रा ए से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। से, दे, ले, में। तो चलो इनको जोड़ जोड़कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। स, द, ल, म। सा, दा, ला, मा। से, दे, ले, में। अब इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने लिया दा और ल, बन गया दाल। वैसे ही मैंने लिया में और ला, बन गया मेला। इस बार लेते हैं स, ला और म। तो बच्चों क्या बनेगा? सही जवाब, सलाम। उसी तरह ला और ल। हाँ, बताओ बताओ। लाल। एक और बनाते हैं, सा और ल, बना साल। अच्छा, यदि मैं दा और म को जोड़ूं तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, दाम। बहुत बढ़िया बच्चों। क्या आप भी कुछ शब्द बना सकते हैं? कोशिश कीजिए, और अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। आज हमने पगड़ी की कहानी सुनी। वैसे तो पगड़ी सर में पहनने के लिए होती है, लेकिन मजे की बात यह है कि पगड़ी सिर्फ पहनी ही नहीं जाती, बल्कि इसके कई उपयोग भी हैं। थके हुए मुसाफिर पगड़ी का तकिया बना लेते हैं और आराम से पेड़ की छांव में सो जाते हैं। क्योंकि इसकी लंबाई बहुत होती है, इसे ठंड लगने पर शॉल की तरह लपेटा भी जा सकता है। और रस्सी का काम क्या कहने। कुएं से पानी खींचना हो तो पगड़ी को रस्सी की तरह बाल्टी से बांधकर पानी भी खींचा जा सकता है। ऐसी कथाएं भी हैं जिनमें पगड़ी के सहारे लटककर कई लोगों ने दीवारों के पार जाकर अपनी जान बचाई है। पानी में डूबतों को पगड़ी के सहारे बांधकर बाहर निकाला है। क्या आप भी पगड़ी को लेकर ऐसे कोई अनोखे उपयोग सोच सकते हैं? अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो है बच्चों के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए। आज हम बात करेंगे धारा प्रवाह पठन के बारे में। आइए इसी पर चर्चा करते हैं हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक से, जो रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट संस्था में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्यरत है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर निधि। नमस्ते। तो डॉक्टर निधि, आपके अनुसार क्या जल्दी जल्दी पढ़ पाना ही धारा प्रवाह पठन है, या ये कुछ और है? जब हम धारा प्रवाह पठन बोलते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि जब भी कोई किसी पाठ को पढ़ रहा है तो उसे एक उचित गति के साथ पढ़े, गलतियां ना करे और उसमें हाव भाव की झलक भी नजर आए। कहने का अर्थ ये है कि जब आप किसी लेख को पढ़ते हैं तो उचित गति यानी इतनी तेज़ी से पढ़ें कि आपके जो दिमाग है वो पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए समझ पर ज़्यादा ध्यान दे। यानी इतनी तेज़ी से आप किसी पाठ को पढ़ पाए कि आप पढ़ने के साथ साथ उसके बारे में सोच रहे हैं और उसके साथ साथ ही आप समझ भी रहे हैं कि जो लिखा है वो आखिर क्या लिखा है। जब भी हम लोग धारा प्रवाह पठन की बात करते हैं, अक्सर हम उसको कितने सही शब्द एक मिनट में पढ़े हैं उससे मापते हैं। यानी ऐसे आजकल हम लोग बहुत हिंदी में भी हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा के लिए, लिपि के लिए, कि तकरीबन 30 से 35 अगर शब्द सही पढ़े हैं तो वो धारा प्रवाह पठन है। लेकिन सिर्फ शब्दों को गिन लेना काफ़ी नहीं है। धारा प्रवाह पठन का अर्थ यही है कि आप पढ़ रहे हो तो ऐसी गति हो कि आप पढ़ते पढ़ते समझ रहे हो और उसमें हाव भाव की झलक भी आपकी नज़र आ रही है।
क्योंकि जब आप सच में किसी लेख को समझते हो तभी आप उसके पीछे के भाव को भी समझ पाते हैं और तभी वो आपके बोलने में, आपके पढ़ने के तरीके में नज़र आता है। तो इसी को धारा प्रवाह पठन कहते हैं। अच्छा, आजकल धारा प्रवाह पठन बच्चों में विकसित हो, इस हेतु बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। क्या धारा प्रवाह की भी कोई मापन योग्य गति हो सकती है? और क्या हम कक्षा 3 के अंत तक बच्चों के धारा प्रवाह पठन की कोई न्यूनतम गति निर्धारित कर सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी बोला कि हम लोग आजकल काफ़ी ये चर्चा में है कि भारतीय लिपियों में भी एक कितना धारा प्रवाह पठन से एक बच्चा किसी लेख को पढ़ पाए। तो मापन योग्य गति हम लोग कहते हैं, हिंदी को लेकर अगर हम कहें तो कुछ ऐसी जगहों पे कुछ जगह पे ऐसे काम हुए हैं जहाँ से ये एक नंबर निकल के आया है, जिसको हम कहते हैं कि 30 से 35 शब्द सही शब्द पढ़ पाना प्रति मिनट। ये एक गति है जो कि होनी चाहिए। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर कोई ख़ास गहराई से शोध नहीं हुआ है। जितने भी शोध फ्लुएंसी को लेकर या धारा प्रवाह पठन को लेकर हुए हैं वो सभी शोध बाहर के देशों में हुए हैं और अल्फ़ाबेटिक स्क्रिप्ट इंग्लिश को लेकर हुए हैं। हमारी जो भारतीय लिपियां हैं, जो अक्षरा लैंग्वेजेस हैं, इनमें ये सभी मापन सही बैठेगा कि नहीं, इसके ऊपर अभी शोध नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि 30 से 35 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह पठन गति होनी चाहिए, जो कि सही है, होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अभी भी शोध होना बाकी है। इसके अलावा अगर दूसरा नज़रिया लें तो ये भी कि बहुत से बच्चे हमारे ऐसे जगहों से आते हैं जहाँ पे अगर हिंदी का उदाहरण लें तो वे हिंदी नहीं जानते, उनकी मातृभाषा कुछ और है। तो बच्चों की अगर मातृभाषा कुछ और है तो उस समय क्या धारा प्रवाह पठन की जो गति है उनके लिए भी वही गति होनी चाहिए उन बच्चों के मुकाबले जिनकी भाषा हिंदी ही है? तो क्या ये दो बच्चे, एक जिसकी मातृभाषा हिंदी है और एक जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो क्या इन दोनों के लिए धारा प्रवाह पठन की जो गति है वो सेम होनी चाहिए या इसके लिए भी कुछ अलग अलग मापन तय किया जा सकता है? अब इन प्रश्नों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब हम लोग अपनी भारतीय लिपियों में गहराई से शोध करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इतना कहने के बाद बस ये बात पे मैं ज़रूर ज़ोर देना चाहूँगी कि जब भी हम फ्लुएंसी की बात करते हैं, कभी भी फ्लुएंसी को कॉम्प्रिहेंशन के बिना नहीं देखा जाना चाहिए। यानी अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम कोई एक नंबर दे देते हैं फ्लुएंसी को, धारा प्रवाह पठन को, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे बच्चे जितना तेज़ी से पढ़ सकें उतना अच्छा। हम ये गलती से ये मान लेते हैं कि अगर किसी बच्चे ने 30 शब्द प्रति मिनट पढ़ा और अगर दूसरे बच्चे ने 40 शब्द प्रति मिनट पढ़ा और एक बच्चे ने 50 शब्द प्रति मिनट पढ़ा, तो जो 50 शब्द पढ़ रहा है वो शायद ज़्यादा बेहतर पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग जब भी गति की बात करते हैं तो समझे बिना पढ़ने को समझते हुए पढ़ने को छोड़ नहीं सकते। गति की बात हमेशा किसी भी पाठ को पढ़ते हुए समझने के साथ लेकर ही करी जानी चाहिए। यानी उस गति से बच्चा पढ़े कि वो तेज़ी से पढ़ रहा है और साथ साथ उसको समझ रहा है। धारा प्रवाह पठन में ऐसा नहीं होता कि जिसने जितना तेज़ी से पढ़ा उतना ही बेहतर है। कई बार हम समझने के लिए अपनी गति को धीरे भी करते हैं। तो धारा प्रवाह पठन में समझ को लेके चलना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, धारा प्रवाह पठन का और समझ का आपस में क्या संबंध है? जैसा कि अभी अभी हमने चर्चा करी कि धारा प्रवाह पठन को कभी भी समझ के बिना नहीं देख सकते। इनका आपस का संबंध गहरा है। कहने का अर्थ यह है कि धारा प्रवाह पठन आवश्यक है इसलिए कि जब बच्चा किसी भी लेख को एक उचित गति से पढ़ता है तभी उसका दिमाग खाली होता है उसी लेख को साथ साथ समझने के लिए। तो धारा प्रवाह पठन विकसित होना आवश्यक है ताकि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको समझ सके। लेकिन ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही नहीं चलता। कहने का अर्थ है हम ये नहीं मान सकते कि बच्चा जितना तेज़ पढ़ता जाएगा उसकी समझ उतनी ही बेहतर होती जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ देर तक ये साथ चलता ज़रूर है। यानी जब शुरुआत में बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो जैसे जैसे वो बेटर स्पीड से पढ़ता है शुरुआती स्तर में,
वैसे वैसे वह उसको बेहतर समझ रहा हो सकता है, क्योंकि इस समय उसका दिमाग सोचने और समझने के लिए खाली होता जाता है। लेकिन एक बार वो उचित गति पे आ जाए, यानी थ्रेशहोल्ड, एक बार वो उस उचित गति को तय कर ले जो कि 30-35 शब्द हो सकता है, एक बार वो उचित गति पे पढ़ने पे आ जाए, उसके बाद उसका सारा केंद्र समझ पे जाता है। उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि वो जितना तेज़ पढ़ेगा उतना बेहतर समझेगा। तो धारा प्रवाह पठन शुरुआती दौर में बहुत आवश्यक है ताकि बच्चे पढ़ते हुए समझ सकें, लेकिन हमेशा धारा प्रवाह पठन से समझ बेहतर होगी ऐसा भी आवश्यक नहीं है। अच्छा डॉक्टर निधि, पठन में स्वतः स्वचालकता का क्या मतलब है? इसे कैसे विकसित किया जा सकता है? जब हम धारा प्रवाह पठन या फ्लुएंसी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बच्चे के लिए लिपि को पढ़ना यानी डिकोड करना स्वतः स्फूर्तता तरीके से होना चाहिए, यानी ऑटोमेटिसिटी होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जब भी बच्चा किसी अक्षर को देखे या अक्षर मात्रा के कॉम्बिनेशन को देखे या अक्षरों को जोड़कर उनसे बनने वाले शब्द को देखे या शब्दों से बनने वाले वाक्यों को देखे, जिस भी तरह से वो लिपि को देख रहा है वो उसको देखते ही पहचान ले कि वो क्या लिखा है, यानी उसको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए 2 बच्चे हैं और एक बच्चा कहानी को पढ़ रहा है और उसमें वाक्य लिखा है कि सीमा बाज़ार गई। अब जब वो बच्चा वाक्य पढ़ रहा है तो पहला बच्चा हो सकता है कि ऐसे पढ़े, स सी मा सीमा बा ज आ र बाज़ार। यानी यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है कि वो अलग अलग अक्षरों को पहचान रहा है, उनको जोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी स्वतः स्फूर्तता तरीके से नहीं, यानी अभी उसको सोचना पड़ रहा है। वो जब अक्षरों को कागज़ पे लिखा हुआ देख रहा है तो उसे सोचना पड़ रहा है कि इस अक्षर की ध्वनि क्या है, उसे सोचना पड़ रहा है कि ये 2 अक्षर जुड़कर क्या बनेंगे, उसको शब्दों का उच्चारण करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। इससे होता यह है कि यहाँ पर इसका पूरा ध्यान सिर्फ डिकोड करने में जा रहा है और इसलिए ये बच्चा जो पढ़ रहा है शायद उसको उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सारा ध्यान उसका डिकोडिंग पे केंद्रित है। अब मान लीजिए एक दूसरा बच्चा है जो यही वाक्य पढ़ रहा है, तो वो हो सकता है ये पढ़े सीमा बाज़ार जा रही है। उसने इसको तेज़ी से पढ़ लिया। जैसे ही उसने तेज़ी से पढ़ा उसका दिमाग खाली है उसको समझने के लिए, यानी पढ़ने के साथ साथ वो उसके बारे में सोच रहा है, समझ रहा है। तो जब हम किसी चीज़ को स्वतः स्फूर्तता से पढ़ते हैं, यानी ऐसा पढ़ते हैं कि वो देखा और झट से पहचान लिया कि मैंने क्या पढ़ा है, ये धारा प्रवाह पठन, इसको हम धारा प्रवाह पठन बोलते हैं। यानी किसी भी लेख को पढ़ते समय आपको सोचना ना पड़े कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको अक्षरों की ध्वनियों पर, उनको जोड़कर उनसे बनने वाली ध्वनि पर ध्यान ना देना पड़े और आपका सारा जो ध्यान है वो समझने पर भी केंद्रित हो सके। अब आपने नेहा जी अगला सवाल ये पूछा है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। अब धारा प्रवाह पठन क्षमता विकसित करने के लिए, यानी पढ़ते हुए एक उचित गति से पढ़ते हुए समझना, ये क्षमता विकसित करने के लिए बच्चों को ढेरों पठन के मौके दिए जाने चाहिए। और ऐसी बहुत सी पठन रणनीतियाँ होती हैं जिसे हम रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ बोलते हैं। बहुत सी रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो इसमें मदद करती हैं। जैसा एक रीडिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है कि आपने कहानी की किताब ली, आपने बच्चों को कहानी सुनाई, कहानी पे बहुत सी चर्चा करी, बच्चों को कहानी को लेके सोचने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद एक होता है कि शेयर्ड रीडिंग कर सकते हैं, यानी शिक्षक और बच्चे एक साथ बैठे हैं, ऐसी कहानी की किताब लेके या ऐसी कहानी लेकर जो जिस पे पहले चर्चा की जा चुकी है, आप उसको लेके साथ साथ पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रखना होगा कि मैं एक के पीछे एक पढ़ने की बात नहीं कर रही, साथ साथ पढ़ने की बात कर रही हूँ कि शिक्षक और बच्चे एक साथ एक ही पाठ को ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू करें। ये एक स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा पेयर्ड रीडिंग एक स्ट्रैटेजी है, यानी आप 2 बच्चों को एक साथ बिठा दीजिए। हो सकता है वो एक समान स्तर के हों, या हो सकता है उसमें एक बच्चा बेहतर पढ़ता हो और एक बच्चे को थोड़े मदद की आवश्यकता हो, तो ऐसे में भी दोनों बच्चे पढ़ते हुए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और चौथी स्ट्रैटेजी इंडिपेंडेंट रीडिंग या स्वतंत्र पठन, यानी बच्चों को बस बहुत सी किताबें दें पढ़ने के लिए और उनको ये मौका दें कि वो उन किताबों को खुद से पढ़ें, समझें, उन पे चर्चा करें।
सो बच्चों को अलग अलग तरीके से पठन के मौके देना, यही आगे मदद करता है उनकी ये फ्लुएंसी विद कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने में, कि वो पढ़ें और पढ़ के समझें। इसके लिए बहुत सी पठन रणनीतियों का कक्षा में उपयोग किया जाना चाहिए। डॉक्टर निधि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते। तो ये थी हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक। मुझे यकीन है कि हमारी ये चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज सबने खूब मजे किए होंगे। मैं फिर मिलूंगी कुछ नई कहानियों के साथ और रोचक खेलों के साथ।